नमस्कार, मैं डॉक्टर पीडी महंत आपके सामने फिर से। इस बार काफ़ी वक्त हो गया आपसे मिले हुए, और जो मैं मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी की जो अमेरिका यात्रा चल रही है उसके संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने जो वहाँ पर वक्तव्य दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाके जो वक्तव्य दिए हैं, जो उनसे जो प्रश्न किए हैं, उनसे उनके जो उत्तर दिए हैं, उनमें से कुछ बातों को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही हैं। जैसा कि उन्होंने सिखों के जो कड़े और जो पगड़ी के बारे में कुछ कहा, जो बिल्कुल ही बहुत अच्छे परिप्रेक्ष्य में कहा गया था, जिसे उल्टे तरीके से दिखाकर, बताकर एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि सिखों के खिलाफ उन्होंने गलत वक्तव्य दिया, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। और पहले भी इस तरीके की हरकतें हुई हैं। जैसा कि एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, वो किसी और का वक्तव्य था और सबको पता है कि किसका वक्तव्य था, लेकिन उसे राहुल गांधी जी पे ऐसे चिपकाया गया कि जैसे एक तरफ से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। इस तरीके से कंट्रोवर्सी पैदा करना इनकी फितरत रही है और हमेशा ये ऐसी फितरत पैदा करते रहे हैं। तो जो और ले देकर ये बात है कि वो राहुल गांधी जी को पप्पू घोषित करने पे तुले हुए हैं। पिछले 12-15 साल से यही हरकतें हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राहुल सच में पप्पू हैं? अगर राहुल पप्पू हैं तो फिर पूरी भाजपा को, पूरी आरएसएस को, पूरी जो उनकी ट्रोल आर्मी है, जो पूरा मेन मीडिया है और जो उनकी भक्त मंडली है, उनको राहुल गांधी जी से इतना डर क्यों लगता है, उनसे भय क्यों लगता है? उनके हर बात पे उनको तकलीफ क्यों होने लगती है? अगर वो चुप रहते हैं तो तब भी वो उनको तकलीफ होने लगती है। तो ये पप्पू से इतना डर क्यों लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो उनका जो नामकरण किया गया था, जिस समय नामकरण किया गया था, वो शायद बहुत ही गलत मुहूर्त पे किया गया था। और ये नाम भी जो है पप्पू पप्पू के, आज भारत में आप किसी भी परिवार में चले जाएं जहाँ पे मेल चाइल्ड है, तो उसमें एक आध पप्पू आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि पप्पू किसी मन बुद्धि का नाम नहीं होता है, ठीक है, बल्कि उनका होता है जो उस घर में सबसे प्यारा दुलारा होता है और जो निश्चल मन का बच्चा होता है, उसका नाम पप्पू रखा जाता है। और दूसरा बात है, राहुल क्यों बर्दाश्त नहीं होता? राहुल के इतिहास में जाएंगे तो राहुल जो है तथागत बुद्ध के पुत्र का नाम था। वो तो किसी भी स्तर पे जाकर वो नाम तो बर्दाश्त होगा नहीं, तो उन्होंने पप्पू नाम रख लिया, और वो भी गलत मुहूर्त में रख लिया और गलत नाम रख लिया, जो आज इतनी बुरी तरीके से भारी पड़ रहा है। फिर जब यही पप्पू कुछ मुद्दे पर बात करता है, कुछ प्रश्न उठाता है, चाहे वो गरीबी का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चीन पर बात हो, कोरोना पर बात हो, महामारी पर बात हो, राफेल पे बात हो, भ्रष्टाचार पर बात हो, भारत की सबसे बड़ी समस्या या जो मुद्दा है जाति प्रथा, उस पे बात हो, धर्म पर बात हो, प्रेम पर बात हो, इकोनॉमी पर बात हो, आतंकवाद पर बात हो, महिला सशक्तिकरण पर बात हो, महंगाई पर बात हो, मतलब ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी जी लगातार बोल रहे हैं और बहुत ही दबंगी से, बहुत ही मुखर होकर बातें कर रहे हैं। तो ये अब बर्दाश्त नहीं हो नहीं रहा है। ये पप्पू आता फिर कब है? पप्पू हर समय नहीं आ जाता। पप्पू अचानक आता है जब उनके पास किसी बातों का तर्क नहीं होता, जब आपको तर्क करने की बजाय, जब बहस करने की बजाय, उस किसी प्रश्न का जवाब देने की बजाय आपको भागना होता है, तो आप पप्पू कहकर, बाल बुद्धि कहकर वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। प्रश्न उठाए जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसका जवाब दीजिए, तार्किक जवाब दीजिए। कुछ भी आप नैरेटिव बना के उस मुद्दों से भागना पलायनवादी कहलाता है। और यही जो है, ये पप्पू नामकरण की हकीकत है कि पप्पू कहो, बाल बुद्धि कहो और भाग लो, रणछोड़ दास बन जाओ। और यथार्थ में और मानव विज्ञान में अगर आप देखेंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी में, तो छोटा बच्चा जो है, या बाद में भी छोटा बच्चा बहुत ही प्रश्न पूछता है, तो उसके प्रश्न का जवाब दिया जाता है और दिया जाना चाहिए। तभी वो एक पाकर भविष्य में जाकर एक रैशनल पर्सनालिटी बनता है, तार्किक बुद्धि पैदा करता है, समझ पैदा होती है उसमें, और वो देश के लिए और समाज के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
लेकिन आप किसी को डरा कर, किसी को बच्चा कहकर उसको चुप करा देंगे तो ये देश के लिए और देश के भविष्य के लिए तो कदापि अच्छा नहीं है। और फिर आपकी दूसरी पद्धति है कि किसी का चरित्र हनन करने लगो। जिनके खुद चरित्र जो है शंकास्पद हैं, वो दूसरे के चरित्रों पर प्रश्न उठाते हैं। और ये जो है, यही ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो कमजोर होता है अंदर से, वो दूसरे को कमजोर दिखाना चाहता है, प्रचारित करना चाहता है, उसके प्रश्नों से बचना चाहता है, भागना चाहता है। और ये जो भक्त मंडली है, छोटे छोटे फायदे के लिए तर्कहीन जो आख्यान है, उनको मानकर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, स्वयं आपका बुरा कर रहे हैं। ये देश हमारा है, आपका है, सबका है। आप कुछ भी बुरा कर रहे हैं तो ये इकोसिस्टम है इस विश्व का, कि आप कुछ भी करेंगे वो रिबाउंड करेगा, आपको भी उसका। अभी हमने देखा है गौ हत्या के मामले में, मुस्लिमों को आपने मारा, लेकिन अभी एक लड़के राहुल कोई मिश्रा करके लड़के को मार दिया, हिंदू बच्चे को। ये चीज़ें वापस आएंगी। ये इकोसिस्टम है, ये प्रकृति का नियम है। जो आप करेंगे वो आपके पास भी वापस आएगा। वो आपके कर्म हैं, आपके वाक्य हैं, आपके शब्द हैं, तो वापस आएंगे। आप उससे बच नहीं सकते। टाइम बीइंग के लिए आप जरूर बच जाएंगे। तो लोग जो राहुल जी हैं, जो पप्पू हैं आपके, अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो उन प्रश्नों का जवाब दीजिए, भागिए मत। वो प्रेस को फेस कर रहे हैं, लाइव प्रेस को फेस कर रहे हैं। वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं, इतने कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम सुनते हैं तो हमें लगता है यार क्या जवाब दिया जा सकता है, इस पर सोचना पड़ता है। तो उसी समय तत्काल वो जो जवाब दे रहे हैं। और वो उन पर प्रश्न उठाने वाले कौन है? जो 10 साल से 11 साल से जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, प्रश्नों से भाग रहे हैं, वो प्रश्न उठा रहे हैं। गजब है। अब जो है राहुल जो है, अब कोई व्यक्ति नहीं रह गए, अब वो एक चेहरा बन चुके हैं। और मानना होगा कि राहुल गांधी जी ने अपने आप को तराशा है, और जो झूठ बोल कर सत्ता में आए हैं और 10 साल से बतौलेबाजी कर रहे हैं, चाहे वो और जो है मनमाने तरीके से सब चीज़ चला रहे हैं, चाहे सरकारी संस्थाओं को, सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में देने का मामला हो, विदेशी जो हमारे पड़ोसी हैं उस पर उलझुल बातें करना हो, कोई कानून जबरदस्ती थोपना हो, नोटबंदी करना हो, डाटा छिपाना हो, सूचनाओं को गलत प्रसारित करवाना हो, लोगों में विभाजन पैदा करना हो, वो सब कुछ किसी देश की भलाई के लिए नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए की जा रही है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मेन मीडिया है वो आपको हमेशा दिखा रहा है कि हरा हरा हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हम सबसे बड़े इकोनॉमी बनने वाले हैं। जिस देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग 5 किलो अनाज पे आश्रित हैं, आप किस विश्व गुरु की बात कर रहे हैं? किस इकोनॉमी पावर की बात कर रहे हैं? शर्मनाक चीज़ें हैं जिसे आप प्रचारित करते हैं, लेकिन किसको फर्क पड़ रहा है? बात यही है। और ये जो अंधकार का समय चल रहा है, अंधकार कितना भी गहरा हो, सुबह होती है और अंधकार वास्तव में कुछ होता नहीं। अंधकार वास्तव में कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ उजाले की अनुपस्थिति होती है। जिस दिन एक किरण उजाले की आती है, अंधकार भाग जाता है। और ये होगा, अरे होना शुरू हो गया है। लोगों ने प्रश्न उठाने चालू कर दिए हैं। तो कुछ कालखंड ऐसे आते हैं जिसमें इस टाइप का अंधेरा छाता है। वो भी आता है सीख देने के लिए कि आप उसको देखें, समझें, फिर अपने कुछ फैसले लें। और वो फेज़ शायद गुजर रहा है, और वो अच्छा फेज़ आने की स्थिति में हमें लगता है, और हम बहुत आशान्वित हैं कि ऐसा समय आएगा जब सही बातों पर बातें होंगी, फिजूल की बातें नहीं होगी। जाति, धर्म, रीति रिवाज, भाषा, इनकी बात ना करते हुए देश की बात होगी। तो राहुल गांधी जी ने जब अपने को तराशा, उसके ही एक
एपिसोड ऐसा आया था जिसमें उन्होंने भारत यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। जब उसे शुरू किया गया था तब आपको याद होगा कि क्या क्या किया गया था। महामारी का हवाला देकर उनको नोटिस जारी किया गया था कि आप नहीं जा सकते, भीड़ में नहीं जा सकते। एक बहुत बुद्धिमान महिला ने कहा था कि कन्याकुमारी में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पे न जाकर उनका अपमान किया है। बाद में पता चला कि राहुल जी वहाँ गए थे। मतलब झूठा नैरेटिव आप तैयार करते रहते हैं। और राहुल गांधी जी ने दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जो यात्रा की, अपने आप को तरासा, लोगों को समझा, लोगों से मिले, लोगों का दुख सुख देखा, समझा। लोग जो हैं नीचे से उठकर ऊपर जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। लोगों से मिले हैं, लोगों से बचे नहीं। जेट सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी किस लिए? आप जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के नेता हैं, लोगों के दुख दर्द को समझने और उसका निराकरण करने के लिए आप चुने गए हैं। तो आप लोगों से बचकर क्या जाना चाहते हैं? सूचनाएं नहीं आने देना चाहते हैं, डाटा नहीं आने देना चाहते हैं, जनसंख्या की जो गणना होनी है वो नहीं होने देना चाहते हैं, जाति जनगणना होने नहीं देना चाहते। फिर आप किस हिसाब से कोई योजना बना सकते हैं? सिर्फ भागें, सिर्फ पलायनवादी करें। मुझे तो लगता है कि किसी ने नामकरण किया मिस्टर दुग्गल। आप समझ ही गए होंगे दुग्गल का मतलब क्या होता है। दुग्गल मत रहिए। अरे जो बोलते हैं करिए। अगर आप में चरित्र है तो जो बोलते हैं वो करिए, करके दिखाइए। अगर आपको लगता है कि संविधान अच्छा नहीं है, बदल के दिखाइए। आपको लगता है आरक्षण सही नहीं है तो आरक्षण हटा के दिखाइए। आप चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ ना रहें तो क्या उनको आप ख़त्म कर देंगे या उनको अलग से ज़मीन का टुकड़ा देंगे? आप चाहते हैं कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, इनकी जो संवैधानिक अधिकार जो संविधान में दिए हुए हैं, क्या वो उनको न दिए जाएं? उनको कानूनी पिछड़े में फंसा कर रखा जाए? न्यायपालिका के लोग अपनी दूसरी पारी के लिए कंप्रोमाइज़ करते हुए तो देखे जा सकते हैं। सजा याफ्ता लोग पैरोल लेकर मज़े करते हुए देखे जा सकते हैं। महिलाएं जो हैं वो यौन उत्पीड़न की शिकार हो रही हैं लगातार। लेकिन जब ये सत्ताधारी दल के राज्यों में यौन उत्पीड़न होता है तो उस पर चुप्पी साध ली जाती है, और जब विरोधी पार्टियों की जहां सरकारें हैं वहां होती है तो उत्पात मचाया जाता, प्रायोजित उत्पात होते हैं। पर इसका रिजल्ट क्या इससे यौन उत्पीड़न रुक रही है? नहीं, बल्कि और ज़्यादा जोर शोर से बढ़ रही हैं, क्योंकि लोगों को कानून का कोई भय नहीं है। उन्हें पता है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आप एक पार्टी या एक संगठन के साथ हैं तो आपके साथ कुछ होना नहीं है। अगर उनके साथ नहीं है तो उनके साथ हो जाइए, तो आप बाकी चीज़ों से, कानूनी पचड़ों से बच जाएंगे। आप कोई भी अपराध करिए और आप छूट जाएंगे, कोई भी भ्रष्टाचार करिए आप बच जाएंगे। और इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो आप उसे देशद्रोही कहने लग जाते हैं, चमचा कहने लग जाते हैं, उसके पीछे तंत्र लगा देते हैं। या तो वो चुप हो जाए, या पाला बदल ले, या भुगतने को तैयार रहे। यानी कि जो वो 90 से 95% लोग हैं, जो आबादी है, वो सुरक्षा मांगता रहे, न्याय मांगता रहे, संवैधानिक अधिकार मांगता रहे, और आप उसको फुटबॉल बना दें। कभी थाना, कभी सड़क, कभी अधिकारी, कभी लठ, कभी केस, न्यायालय। पर उसे मिलेगा क्या? बाबा जी का ठुल्लू, या वो इंतजार करे 2047 तक का? गजब लगता है आपको? नहीं लगता होगा, मुझे तो लगता है कि बहुत ही गजब है। अरे कोई तो सोच होगी, कोई तो इलाज होगा, कोई तो सिस्टम होगा, जिस सिस्टम के सूत्र और सूत्रधार आप हैं, जिसके लिए
जिसकी कहकर आप सत्ता में आए थे, उसके बारे में तो कुछ सोचिए। और बचे खुचे जो 5 से 10% जो लोग हैं, वो भी समझ लें कि वो भी इस देश में, इस सिस्टम में सुरक्षित नहीं है। आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण को ही देख लीजिए, आप उसका पता करिए इसका फ़ायदा कौन ले रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में कौन लोग आ गए हैं, आप स्वयं पता करिए, सब समझ में आ जाएगा आपको। पर इसके लिए आपको उसी पप्पू का रास्ता चुनना पड़ेगा, प्रश्न उठाना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। और राहुल आपकी नज़र में जो हो सो हो, पर सरकार को चुभ इसलिए रहे हैं क्योंकि लोग उनके रास्ते पे अगर चल पड़े तो लोगों का डर खत्म हो जाएगा, लोग प्रश्न उठाने लगेंगे, डरना बंद कर देंगे। और है यही असल डर, जिसे कभी राष्ट्रद्रोह, कभी भ्रष्टाचार, कभी कुछ भी बताकर चुप कराने की कोशिश जारी है। बाकी आपकी मर्जी, चुप रहना है चुप रहिए, 2047 का इंतज़ार करिए, और आवाज़ उठानी है तो आज ही उठाइए आवाज़। और आपको अपनी स्थिति का, सच्चाई का पता चल जाएगा। यानी आप स्वजाति हैं, स्वधर्मी हैं, चहेते हैं, बहुत सुरक्षित हैं, ये सारा मुगालता आपका दूर हो जाएगा। जिस दिन आप प्रश्न उठाएंगे उस दिन आप देशद्रोही बता दिए जाएंगे, आप उनके धर्म के नहीं रहेंगे, आप धर्मद्रोही हो जाएंगे, आप उनकी जात बिरादरी के नहीं रहेंगे। तो सारा मुगालता, जिस दिन आप आवाज़ उठाएंगे उस दिन आपके सारे मुगालते दूर हो जाएंगे। जब तक आप चुप हैं तब तक आपको सब सुहाना लगेगा, लेकिन सुहाना है नहीं, उतना ही डरावना है। मुझे तो आज 2024-25 में ठीक ठाक भारत चाहिए, न कि 2047 का सुपर पावर। बिना 5वीं 10वीं 12वीं किए आप डॉक्टरेट करना चाहते हैं, सोचिएगा इस पर। ये सपने बिना 5वीं 10वीं 12वीं किए डॉक्टरेट करने, ये सपना नहीं लगता आपको, ये झूठे चोचले नहीं लगते आपको। बाकी सबको सबकी इच्छा मुबारक, सपने मुबारक, मुगालते मुबारक। हम तो प्रश्न उठाते रहेंगे और जो सच है उसको कहने की कोशिश करेंगे, हिम्मत जुटाने की कोशिश करते रहेंगे। आप साथ हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी कारवां लुटेगा, उसके बाद रोने से अच्छा है कि कारवां लुटते समय हम आवाज़ उठाएं, उसका विरोध करें तो बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत।